अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? सुबह बखैर आप लोगों को। एक नई सुबह के साथ, एक नए शो के साथ हम हाज़िर होते हैं रोज़ाना। मगर व्यूअर्स, सबसे आज इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है और एक बड़ी खुशी की बात है, हमारे जब भी लेजेंड्स आर्टिस्ट दुनिया में नाम रोशन करते हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो जाता है। और उस खबर के साथ सोचा कि मैं आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं। आरिफ लोहार साहब पाकिस्तान के माया नाज फोक सिंगर हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है। उन्होंने ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि कहते हैं ना कि अगर हम मरीख़ पर भी जाएंगे ना तो उनकी आवाज़ हमें कहीं मिलेगी। इतना उनका जो गाना आया है आ तेरू मौज करावा ने फीफा में फीफा के पेज के ऊपर ये गाना जो है ना सिर्फ लियोनेल मेसी की बर्थडे पे विश किया है बल्कि एक तहलका मचा दिया है। फीफा जैसे फ़ुटबॉलर्स, जहां फ़ुटबॉलर्स का बहुत काम है और उनकी कोई ना कोई अपडेट्स होती रहती हैं, तो वहाँ जो ये गाना एक वीडियो पे आया है तो इसने ना सिर्फ सोशल मीडिया पे तहलका मचाया है बल्कि हमारी ज़िंदगियों में भी तहलका मचा दिया। हम फिर से वो गाना गुनगुना रहे हैं, बल्कि लंदन की सड़कों पे, अमेरिका की सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों पे, हर गाड़ी के अंदर, हर जगह ये गाना जो है वो एक मकबूलियत अख्तियार कर गया है। तो छोटा सा सोचा कि उनको ट्रिब्यूट दें और ट्रिब्यूट हमने ये कहा कि ख़बर आपके साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ जब हम अपनी सेलिब्रिटी की खबर शेयर करते हैं तो एक दूसरी तरफ हमारे जो लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे होते हैं। वो कुछ ना कुछ, हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करे, अपनी ज़िंदगी में नाम रोशन करे। इंसान को पता नहीं होता कि जो स्ट्रगल होती है वो कितनी ज़रूरी होती है। हर इंसान की जो स्ट्रगल है वो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है। चाहे वो स्ट्रगल मैं कर रही हूँ यहाँ अपने शो के लिए, चाहे वो स्ट्रगल आप अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हो। ख़वातीन रोज़ स्ट्रगल करती, सुबह उठने की, नाश्ते बनाने की, खाना बनाने की, बच्चों को स्कूल भेजने की। आजकल तो छुट्टियाँ हैं तो आजकल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की, हर जगह पे आपका स्ट्रगल जो है वो शामिल होता है। एक जो ड्रिल होती है वो हमारी सुबह से लेकर रात तक चल रही होती है। और जब इंसान एक जगह पहुंचता है, एक मकाम पे पहुंचता है तो याद आता है यार हमने 20 साल ये काम किया, हमने 15 साल इस जगह को दे दिए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल सकती। शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो टेम्प्रेरी होते हैं और शॉर्टकट्स में इंसान समझ रहा होता है यार हम शॉर्टकट मारेंगे शायद हम एक सेंसेशन बन सकें, एक सनसनी फैला सकें, या हम एक स्टार बन जाएं। तो स्टार बनने में अगर हम स्टार का जब हम इंटरव्यू करते हैं ना, हम उसको अपनी हॉट सीट पर बुलाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई उसने पीछे से कितना स्ट्रगल है उसका, इस मकाम तक आने के लिए उसने कहाँ कहाँ किस किस जगह एक हार्डशिप्स फेस किए हैं, किस किस जगह अपना लोहा मनवाया है। तो छोटे से मैसेज के साथ सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। मैसेज ये है कि मेहनत जो होती है ना वो कभी रायगा नहीं जाती। मेहनत जो होती है डिवोशन के साथ करें तो आप कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी मेहनत है। इसलिए उनको बुलाया जाता है ताकि उनसे पूछ सके, वो एक रोल मॉडल होते हैं हम सब व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए भी, कि उनकी मेहनत के पीछे कौन है। और इस मेहनत के साथ साथ मैं रुख करूँगी अपने किचन का, जहाँ रोज़ हम मेहनत करते हैं, रोज़ हम सोचते हैं कि रेसिपी क्या होगी और बड़े मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने किचन में जाके सेम रेसिपी बनाएं और खाएं और लजीज किस्म के पकवान को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज आप किचन में क्या मेहनत कर रही हैं? अच्छा, आज मैं किचन में मेहनत कर रही हूँ कि मैं चिकन स्टेक बना रही हूँ। ठीक है, सॉटे वेजिटेबल होंगी, साथ में मैश पोटैटोज़ होंगे जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं, और मैं बताऊँगी कि घर में आप रेस्टोरेंट स्टाइल के कैसे मैश पोटैटो बना सकते हैं। इसके अलावा मैं चिकन स्टेक बनाऊँगी, उसकी मैरिनेशन बताऊँगी कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल की घर में कैसे चिकन स्टेक बना सकते हैं। रोज़ाना हम इसलिए बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे घर पे हैं, समर वेकेशंस हैं, तो वो बाहर से जो ऑर्डर करना है तो वाई नॉट वो अपने किचन से हाइजीनिक तरीके से मंगवाएं, ऑर्डर करें घर में और घर में खाएं बैठ के। बिल्कुल। और इस तरह जिस तरह बच्चों को छुट्टियां, फिर उनका दिल भी करता है कि हम देखें चीज़ कैसे बनती है, फिर वो सीखते भी हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी आइटम हो जो बच्चों को भी अंदर पसंद है और बड़े भी इजीली खा लें। तो किचन का कोई ना कोई चाहते हैं कि हम टिप दें रोज़ाना अपने व्यूअर्स को, क्योंकि किचन की जो टिप होती है वो किचन से ही कहते हैं ना कि मेन आपका घर का एक हिस्सा चलता है, ना सिर्फ चलता है बल्कि किचन को एक कहते हैं एक मेडिकल स्टोर कहा जाता है, जिससे आप ना सिर्फ खुद नरिश हो सकते हैं बल्कि पूरा घर प्रॉपर तरीके से नरिश कर सकता है। आप कोई ना कोई टिप ज़रूर दिया करें। आज की टिप क्या होगी? आज की टिप ये होगी कि जिस तरह गर्मियां हैं, ठीक है,
और हम चीनी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारी फ्रिज में या हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे हम कोई ना कोई फ़ौरन ड्रिंक बना के पी लें, जिससे हमें डिहाइड्रेशन ना हो, अगर हुई है तो वो ख़त्म हो जाए। तो उसका बेस्ट हल है आप नींबू पानी पिएं। काला नमक आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। गर्मियों की खास टिप है कि काला नमक ज़रूर काला होना नमक चाहिए। और लेमन आपके घर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका सम टाइम हमें ऐसा होता है कि गर्मी में हम किचन में ही खड़े होते हैं, अगर मैं भी किचन में खड़ी हूँ, थोड़ी हीट ज़्यादा हो जाए तो हमें लगता है बहुत गर्मी लग रही है, दिल घबरा रहा है, तो बेस्ट है कि आप ठंडा पानी लें, उसमें लेमन निचोड़े और काला नमक डाल के उसे पी लो, और आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप बहुत रिफ़्रेश और फ्रेश फील करेंगे अपने आप तो मुँह से कह रही हैं, मैं तो यहीं रिफ़्रेश हो गई हूँ। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान ख़ास कौन होंगे? प्रोग्राम में हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे, मेकअप टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वार्डरोब के बारे में बताएंगे और अपने मेहमान ख़ास को रिवील करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि सनसेट समर वेडिंग्स के ऊपर आपने कैसे अपने आप को तैयार करना है और कैसे जाना है, कैसे आना है। और इवन के मौसम गर्मा में बहुत से फंक्शंस होते हैं, जो लोग बाहर मुकीम हैं वो स्पेशली आते हैं कुछ ना कोई इवेंट करने, क्योंकि सारे रिश्तेदार उनके अपने मुल्क में होते हैं। तो उस हिसाब से मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को कैसे आपने तैयार करना है किसी इवेंट पे जाने के लिए, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो कोई भी किसी की संगीत हो या कोई मंगनी हो। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम आज एक एक्सपर्ट बुलाएं जो कि आपको छोटी छोटी मेकअप के बारे में टिप्स भी दे, और उसके साथ साथ हमने सोचा कि हम एक प्रॉपर ड्रेस के साथ एक मॉडल को तैयार करें ताकि जो लुक है वो आपको डिफ़ाइन हो सके कि आपने अपनी लुक्स को कैसे हसीन बनाना है अपने आप को। तो मैं इनवाइट करती हूँ मुतीबा को, और मुतीबा के साथ हमारी मॉडल है ईमान, जो कि हमारे पहले भी शोज़ का हिस्सा रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम मुतीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और ईमान जो हैं वो ने ड्रेस पहना हुआ है। ड्रेस इज़ फ्रॉम माई ब्रांड हनाश बाय हिना सलमान। और ड्रेस का कलर हमने इसलिए ज़रा मैं इस तरफ आ जाऊँ कि लाइट चूज़ किया है ताकि जो आजकल मौसम गर्मा की तकरीबात हैं उनमें हम डार्क कलर्स ना पहने, और डार्क कलर्स जो होते हैं वो उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, आंखों को और डार्क कलर्स देख के ना कुछ होने लग जाता है कि दिल घबराने लग जाता है कि यार पहले ही बाहर इतनी गर्मी और डार्क कलर्स पहन लिए हैं। बिल्कुल तो समर्स में जो है जो लाइट पीची कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, कूल कलर्स जिनको कहते हैं। बिल्कुल, ये कूल आंखों को भी आंखों को अच्छे लगता है। अच्छा मुतीबा, आपने इनकी स्किन देखी है, इनकी आप पर्सनालिटी देखी है, ड्रेस भी आपके सामने है। सबसे पहली बात है कि जो इतना गर्म मौसम है, टेम्परेचर इज़ लाइक रियली हाई, उसके हिसाब से सबसे पहले अपनी स्किन को आपने कैसे प्रेप करना है, कैसे प्राइम करना है? सबसे पहले जो मेन केयर है ना स्किन की, वो है स्किन को ठंडा रखें। जब तक स्किन हीट अप रहेगी, एक्ने के इश्यूज भी होंगे, पोर्स भी खुलेंगे, ऑयली भी होगी, सारे इश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली स्किन हीट अप होने की वजह से होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो अपनी स्किन को हीट अप हुई होती हैं, मसाज करने लग जाती हैं, वो करती हैं। जब स्किन आपकी हीट अप है ना, जब तक आप उसको कूल डाउन नहीं करेंगे, आपकी स्किन कभी भी ठीक नहीं होगी। चाहे आप कोई भी मॉइस्चराइज़र कर लें, कोई भी क्लिनस कर लें, वो और ज़्यादा स्किन ख़राब होगी, पिंपल्स होंगे, एक्नी होगी और स्किन पे ब्रेकआउट्स होंगे। तो सबसे पहले इवन आपने फेशियल भी करना है, घर पे आपने क्लिनजिंग करनी है, स्क्रब करना है, अपनी स्किन को कूल डाउन करें। अच्छा मुतीबा, ये मुझे बताइएगा, जैसे ये टी जोन वाला जो एरिया है, अगर क्लोजअप दिखाएं तो टी जोन में बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। तो ये इस स्किन को क्या कहते हैं और इस स्किन को कैसे आप कर्व कर सकते हैं ऑयल को? अच्छा, ये देखिए इनकी कम्बिनेशन स्किन है, इनके नोज़ पे ऑयल है, टी जोन पे ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, बाकी स्किन माशाल्लाह इनकी परफेक्ट है। तो कम्बिनेशन स्किन को हमें पहले ये देखना होता है कि पूरी स्किन हमारी ऑयली है, पूरी स्किन हमारी ड्राई है, या हमारी स्किन कम्बिनेशन है। अब इनका हमें साफ पता चल रहा है कि फुल फेस पे ऑयल नहीं है, नोज़ पे जहाँ जहाँ ऑयल आया हुआ है वहाँ पे हमने ऑयली स्किन की तरह ट्रीट करना है, और जहाँ पे ड्राई है वहाँ पे हमने ड्राई स्किन की तरह ट्रीट करना है। अब जिस तरह ऑयल आया हुआ है, इनके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स भी हुए हैं, तो इनको चाहिए सबसे पहले सैलून जाके एक फेशियल लें जिसमें वो अपने ब्लैक हेड्स वगैरह निकलवाएं। उसकी वजह से इनका ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन सीबम छोड़ रही है, क्योंकि स्किन के अंदर डर्ट है। मेकअप करके वॉश आउट नहीं करते हैं, फेस वॉश नहीं करते हैं, क्लिनज नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न है इस चीज़ की। आप सबसे पहले अब व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं
क्योंकि हर बंदे को होता है कि सबसे पहले क्या लगाना है, समझ नहीं आती, इतना Startup. प्रोडक्ट ले लेते हैं मगर ये समझ नहीं आती कि हाउ टू स्टार्ट। आप कैसे स्टार्ट करें? अच्छा, सबसे पहले हमने इनकी स्किन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, ऑयल भी छोड़ रही थी, ड्राई भी, हम लोगों ने प्राइमर बहुत देर पहले ही लगा के इनको छोड़ दिया था ताकि स्किन के अंदर वो सेटल डाउन हो जाए। अब वो सेटल डाउन हो गया, अब हम डायरेक्ट जो है वो बेस से स्टार्ट करेंगे। और आजकल जो बेसिस आई हैं, पहले होता था स्टिक्स होती थी, बहुत ज़्यादा लेयर्स लगती थी, अब जो लिक्विड बेसिस हैं वो भी समर्स में चल रही हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं, उसमें सिलिकॉन होता है, वो उसमें कोई इस तरह नहीं है कि उसमें पसीना आता है या ब्रेकआउट होती है या फट जाती है स्किन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम लिक्विड बेस ही, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी लिक्विड बेसिस आई हुई हैं जो हम नॉर्मली सैलॉन्स पे भी हम यही वाली बेसिस यूज़ करते हैं। अब हम दूसरे स्टिक्स की बेसिस की तरफ नहीं जाते। हबीबा, गर्मियों में बेस का सबसे ज़्यादा कैसे ख्याल रखना चाहिए और कितनी बेस लगानी चाहिए? बेस बहुत कम लगानी चाहिए। बेस सिर्फ आपको देखना चाहिए अगर स्किन के ऊपर कहीं पे स्पॉट्स हैं, डार्क निशान है, सिर्फ आप उनको कलर करेक्टर से ठीक करें। जब वो स्किन टोन बैलेंस हो जाए देन आप सिर्फ एक सिंगल लेयर जो है अपनी स्किन पे बेस की अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आप कलर करेक्शन नहीं करते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा बच्चियों की स्किन जो है वो ग्रे हो जाती है, उनको समझ नहीं आ रही होती है हमारी स्किन कलर जो है, बेस जो है वो ग्रे क्यों हो रही है। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने कलर को बैलेंस नहीं किया है, डार्क और स्किन के ऊपर सेम बेस उन्होंने अप्लाई कर दी होती है, जिसकी वजह से फिर स्किन जो है वो बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। ग्रे हो जाती है, कुछ एरियाज आपकी ग्रे एग्जैक्टली नज़र आते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग से डार्क से नज़र आना शुरू हो जाते आपने हैं। कैसे ये तयन कर लिया है कि इनके ऊपर ये कलर बेस जो है वो सूट करेगा? अच्छा, जो बताएं। बेज कलर होता है ना, जो पेल कलर होता है, वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ख़वातीन जो होती हैं बस कि हमें फेयर कलर चाहिए, फिर आपके अपनी स्किन टोन का देखें, उससे एक, मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ बेज कलर, जो हल्का सा पेल येलोइश कलर होता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। एकदम ऐसे नहीं आप एंटर हुए और वाइट आपने लगाई वो एकदम चौकी, वो चीज़ नहीं करता है, वो ठंडा ठंडा प्यारा पहला कलर देता है जो बेज कलर होता है। तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे फुल फेस पे। हमने बहुत थिन लेयर, क्योंकि हम इनका कैजुअल मेकअप कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा पार्टी वेयर वो नहीं है इनका, हमने समर्स के जैसे हल्की फुल्की पार्टी पे या यूनिवर्सिटी कॉलेज के फंक्शन पे जा रही हैं, हम उस लिहाज से इनका वो कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। अच्छा, बेस भी लगाने का तरीका आप देख सकते हैं व्यूअर्स के, बिल्कुल टैप करके, हम लोगों ने खींचना नहीं है। हाँ। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी खींच लेती हैं बच्चियाँ, जल्दी जल्दी लगा लेती हैं, फिर पता है क्या होता है, फेस पे लाइंस पड़ जाती हैं। हमने उन लाइन से बचना है, टैप करनी है ताकि स्किन के अंदर जो बेस है वो पेनिट्रेट हो जाए। जब स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, वो एक पार्ट बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, फिर स्किन पे वो ख़राब नहीं होती है। साथ ही हमने बहुत लाइट कलर्स यूज़ करने हैं। हम अगर लिपस्टिक लगाएं, अगर हम कुछ करें, समर्स के अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करते हैं, अच्छे लगते हैं, एकदम रेडिश, ऑरेंजेस, ये वाले कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देख रहे हैं मैंने जहाँ जहाँ बेस लगाई और जहाँ वो कितना कवरेज भी एरिया अच्छा हो गया। और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं जो बहुत अच्छी बेसिस हैं, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाँ जी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप स्पेसिफिक ब्रांड लें वही अच्छा, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मार्केट में हैं, आप जाएं, देखें, ट्राई करें। इससे ज़्यादा लेयर हम अप्लाई नहीं करेंगे। आपने तकरीबन जो है ना बेस को अप्लाई करते हैं हमने बिल्कुल एक आपका सेकंड स्टेप क्या होगा? अब इसके ऊपर हम सेटल पाउडर लगाएंगे। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि सेटिंग पाउडर गर्मियों में नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फेस ऑयल छोड़ रहा होता है, तो सेटिंग पाउडर जो होता है वो बेसिकली ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है, ड्राई नहीं करता, पैची नहीं करता, बट वो हम इतना ज़्यादा भर भर के नहीं लगाएंगे, हमने बहुत लिमिटेड सा लगाना है ताकि स्किन को ऑब्जर्व कर ले। कोई भी अच्छा जो आपको सूट करता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर देखें, थोड़ी देर, ये एक टेक्निक है कि अगर आपने सेटिंग पाउडर लगाना है तो आप थोड़ी देर उसको लगा के छोड़ दें। आपका कलर भी सेटिंग पाउडर का थोड़ा पिंकिश में है। हाँ जी, पिंकिश में है, ताकि ब्राइट लुक आए। मैंने बहुत ज़्यादा वाइटिश वो अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनके जो ड्रेस है वो रिफ्लेक्ट करेगा, फेस भी उसी तरह पीछी लुक देगा। अब मैं क्या, बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो कलर आपने पहना है आप उससे ज़्यादा मेकअप ना करें, नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आपने रेड ड्रेस पहना है तो ये बहुत ख्याल रखना है इवन कि आप ब्लशिंग भी किस कलर का लगा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ड्रेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके फेस पे, वो कलर आपके फेस पे आ रहा है। तो आपने वो नहीं है कि आपने रेड ड्रेस पहना है, रेड ब्लशिंग लगा लिया है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ये देखें हमने कितने वो लाइट सा, इनके फेस पे जितना भी ऑयल था, जितना भी हमें वो नज़र आ रहा था, कितने आराम से सेटल डाउन हो गया। हाँ, इनका क्लोजअप दिखाएं तो ये बेस जो है ये
तकरीबन ख़त्म हो गई भी है और हमेशा से बड़ा मुश्किल लगता है हमें बेस लगाना, सबसे सिंपल इम्पोर्टेंट होता है, स्टेप होता है, एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट बल्कि होता सबसे है। मुश्किल भी लगता है। तो बहुत लाइट सा, बहुत सटल सी बेस मेकअप का मकसद ये नहीं होता कि आपने भर भर के लगाना है, आपने हर चीज़ को ब्लेंड करना Blend करना है। है। जब तक ब्लेंड नहीं करेंगे मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, अब मैंने लगाया बट मैं उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ कि ऐसा लगे कि वो फेस का पार्ट ही है। हम लोगों ने इतना मटेरियल यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब आप डिफरेंस देखें, वो साइड पे हमने नहीं किया है, इस साइड पे हमने किया है, और हमने बहुत लिमिटेड लगा के हमने झाड़ के अच्छी तरह देन उसको अप्लाई किया है। तो आप देखें कितना हल्का सा शेड आ रहा है दैट से। इसी तरह हम लोगों ने ये जो हमें ये एरिया होता है, चीक बोन होती है, इधर से हम लोगों ने इसको करना है कंटूर। और बहुत डार्क ब्राउन से कंटूर नहीं करना है। लंबे होते हैं ज़्यादा, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको ब्लश एंड चीक्स पे लगाना चाहिए ताकि फ्लफी लुक। और जिनके चीक बोन हाई होता है उनके लिए उनको बहुत कम पीच, उनको ब्लशन से ही अपने फेस को कंट्रोल करना चाहिए, उनको कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वाकई कई लोगों की एग्जैक्ट यहाँ से जो चीक बोन है वो अलग होती है, नज़र आ रहा होता है। जब वो उसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं वो तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप देखें, जैसे ही मैंने ये किया है, मैं उसी शेड से इनकी आइज़ पे भी कंट्रोल कर दूँगी। आइज़ पे डेप्थ देना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट शिमरी, डायरेक्ट हाईलाइट्स लगा के वो एक ना ब्लास्ट लुक, ऐसा लगता है आंखें स्वेल हुई हुई हैं। तो हम लोगों को आंखों को डेप्थ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कोई भी मेकअप लुक कर रहे हैं आप। ये देखें, उसी ब्रश को, क्योंकि ऑडियंस के आसानी के लिए उसी ब्रश को आपने कंटूर किया एंड आंखों पे उसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आप ब्लशर लगाएंगे? ब्लशर लगाऊंगी। अच्छा, आप पीच के साथ पीच में जाएंगी कि पिंक्स में जाएंगी? मैं पीच और पिंक दोनों को मैंने मिक्स कर दिया हल्का सा, क्योंकि एग्जैक्ट हमने ड्रेस को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हल्का सा पिंक में जाएंगे। और क्योंकि इनका फेस चबी है, दोबारा से हम इनकी चीक्स पे नहीं लगाएंगे, हम यहीं पे लगाएंगे जहाँ पे हमने कंटूर किया उसके ऊपर। दैट्स इट, हल्का सा। डेप्थ भी आ गई, पिंक शेड भी आ गया, ब्राइट ब्राइट से लुक आ गई। यही हम ब्रश इनकी नोज पे करेंगे और यही हम इनकी चिन पे करेंगे। वेरी नाइस, वेरी बार्बी लुक, वेरी नाइस, लुकिंग ग्रेट, वंडरफुल। यही मैं इनकी चीक्स पे कर देती ना तो एकदम फेस की लुक ही चेंज हो जानी थी, फेस बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लगने लग जाना था। अब देखिए हमने यहाँ पे कर दिया, बाल आगे आ जाएंगे, पूरा फेस कवर भी हो जाएगा और कलर्स सारे हमारे प्रोमिनेंट। आप जल्दी से हमें बताएं कि आपका जो आई कलर पैलेट होगी उसमें से कौन सा कलर इनके अच्छा, जैसे कि हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, समर्स हैं, मैं हाईलाइट कोई भी यूज़ नहीं करूँगी, शिमर्स में कोई भी यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ब्राउन्स में यूज़ कर रही हूँ कलर्स को। मैं लैशेस भी अप्लाई नहीं करूँगी। हाँ, ताकि सुबह सुबह एग्जैक्टली लाइट सा बिल्कुल हम हल्का फुल्का करेंगे इसको। इसी के ऊपर हम पीच कलर का बिल्कुल ब्लेंड करके हम वो ब्रश फेरेंगे। वो देखें, जब हमने ब्राउन के ऊपर पीच किया वो कितनी खूबसूरत डेप्थ आ गई है। यही हम डायरेक्ट पीच लगाते वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाना था, ब्राउन के ऊपर जब हमने लगाया तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई है। आप कंप्लीट लुक तैयार करें तो व्यूअर्स, हमने आपको ये बताया है कि अगर आप किसी भी मौसम गर्मा के इवेंट में जाना है और वो डे का इवेंट है, सनसेट से पहले पहले का इवेंट है, तो आपने अपने आप को नेचुरल तरीके से तैयार होकर कैसे जाना है। अक्सर होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मेकअप होता है, चिप ऑफ हो रहा होता है, पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, स्वेट कर रहा होता है, लाइंस पड़ रही होती हैं, क्रैक्स पड़े होते हैं बेस पे। तो ऐसी सटल बेस, ऐसा मेकओवर जो कि आपकी पिक्चर्स भी अच्छी आए, जिससे आप भी रिफ्रेश लगें और आपकी लुक भी एक बहुत ही समरी, बहुत ही कूल इफेक्ट आए। तो हम आपको प्रॉपर लुक दिखाएंगे, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हम मेहमान ख़ास को दावत देते हैं, उसमें आज की मेहमान बहुत ख़ास हैं। ना सिर्फ वो ख़ास हैं बल्कि हमारे दिलों के भी बहुत ख़ास हैं। अगर एक मुहावरा कहा जाए, शी केम, शी सॉ, शी कॉन्कर्ड, तो वो मुहावरा उन पे पूरा उतरता है। ऐसी नामवर मौसीकार, ऐसी नामवर गुलकार जिन्होंने पाकिस्तान का लोहा मनवाया, बहुत काम किया। फिल्म्स की बात की जाए, डिफरेंट म्यूज़िक की बात की जाए, पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं और बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और वो स्पेशली हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्होंने बहुत से निगार अवार्ड्स जीते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रही हुई हैं।
तो वन एंड ओनली हुमैरा चन्ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी और इतनी हम्बल और इतनी मध्यम, सबसे बड़ी बात है जबकि मैंने पर्सनालिटी देखी है ना, तो इतना ठहराव। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे अल्फाज से मुझे मदऊ किया यहाँ पे। और A+ का शुक्रिया, रहीम का शुक्रिया कि हमेशा बहुत इज़्ज़त से याद करते हैं मुझे। अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको। और जहाँ तक आपने पर्सनालिटी की बात की, और मैं समझती हूँ कि इंसान जैसा खुद होता है उससे फिर वो अल्फाज बोलने में बड़ा आसान हो जाता है। आप खुद इतना अच्छा, आपकी पर्सनालिटी इतनी ठहराओ, तो मेरे ख्याल है आपकी अपनी वजह है। खुश रहो। बहुत वेरी काइंड टुवर्ड्स इट, बट ये कि हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे बड़े नाम जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। बहुत मैं शुक्रिया। आपको दावत दूंगी, प्लीज़ आप आएँ जी। ताकि हम थोड़े से सवालों का ज़रूर। सिलसिला इतना जारी रखें। हम जी, चाहते ज़रूर। हैं कि हम थोड़ा सा प्रोफाइल इंटरव्यू लें, क्योंकि स्क्रीन्स पे तो हम सब ने देखा होता है, बहुत काम हो रहा होता है, सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल। मगर इंसान कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, वो कौन है, वो कैसा है। बिल्कुल। सोचा कि आपसे पूछें कि हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़, सिंधी फैमिली से होना और मौसीकी में आना, कहते हैं ना कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आना और आके लोहा मनवाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो कैसे शुरू किया और कब शुरू? सफ़र का आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह सरकार के कलाम थे, जिनको मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और अब्बा चूँकि प्रोड्यूसर थे, सिंधी फिल्में प्रोड्यूस करते थे और राइटर थे, तो ये चीज़ें तो घर में थीं। उन्होंने लतीफ़ा से रग़बत घर में था, और आवाज़ ऑब्वियसली गॉड गिफ्टेड, ये अता है, किसी की मिरास नहीं है, तो मुझे अल्लाह की अता है। और जब मैं घर में गुनगुनाती थी तो अम्मा को भी शौक़ था, उनके कान भी बड़े सुरीले, अब्बा को, वो तो ज़ाहिर राइटर थे, तो वो एक माहौल ज़रूर मुझे मिला म्यूज़िक के हवाले से। तो परफॉर्म करने का मौका जब मिला तो अब्बा ने इजाज़त दी कि हाँ, साईं के कलाम है, आप ज़रूर पढ़ें। तो जब मैंने वो पढ़ा, उसके बाद फिर कराची सेंटर से ही कुछ प्रोग्राम्स का आगाज़ हो रहा था, जिनमें खुश रंग, सिल्वर जुबली, तो फिर ये सारा एक सिलसिला चलता रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी जर्नी रही। हुमैरा चन्ना जी, मुझे ये बताएं कि किस उम्र से आपने सबसे पहला जो कलाम है वो पेश किया? मैं 9-10 साल की थी, और उस वक्त एक मूवी बन रही थी जो अब्बा की ही प्रोडक्शन थी, और उस मूवी के सॉन्ग्स की ना वो म्यूज़िक डायरेक्टर घर में आते थे, वो धुनें बना रहे थे। तो एक ट्यून बहुत ही खूबसूरत थी जो मुझे बहुत, मैंने याद कर ली, हालांकि वो किसी और आर्टिस्ट के लिए उन्होंने बनाई थी। ज़ाहिर 9-10 साल का बच्चा गा तो नहीं ना सकता, लेकिन वो मैं गुनगुनाती रहती थी। तो अब्बा ने कहा कि क्यों ना ये गाना जो है हुमैरा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। तो मुझे याद है कि मैंने वो फर्स्ट सॉन्ग जो था मूवी के लिए किया था, और हाइट, ज़ाहिर बच्ची थी ना, तो मेरे नीचे एक वो टेबल रखी गई, छोटी स्टूल रखा गया, उस पर खड़ी होकर मैं माइक तक पहुंची। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शाये नहीं थी इस मामले में, क्योंकि मैं समझती हूँ जो गॉड गिफ्टेड अता है ना, उसमें अल्लाह पाक फिर ये कॉन्फिडेंस भी दे देता है कि यार मैंने दे दिया, तो अब मौज करो जाके। तो वो वाला सिलसिला रहा। मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं कैसे गाऊंगी, मैं क्या करूँगी। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। इंसान अपने अखलाक से उसकी पहचान होती है, और आपकी आज जो आप जिस तरह आप बात गुफ्तगू कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि इतनी धीमी, इतना हम्बल मिजाज, आई एम ऑनर्ड। मेरा मुझे ये बताएं कि सिंधी फैमिली, एक रूरल बैकग्राउंड, और उसमें ख़वातीन का, एक खातून बच्ची का इस तरह उभर कर आना, क्या ये आप समझती हैं कि इस धरती के लिए, सिंध जैसे जो इलाका बहुत अजीम तहजीब है, बिल्कुल, उसके लिए आप रोल मॉडल थी कि आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े इसके लिए? जी, आप कितनी अच्छी बात आपने पूछी है। मुझे याद आ गया वो सारा सिलसिला। जब बैकग्राउंड में गाना एक और बात होती है, टेलीविज़न पे आना एक और बात होती है, प्रेजेंस की एक और बात होती है। तो मेरे चचा थे, अब तो अल्लाह खलीक़ रहमत करे, वो बहुत, अब्बा के साथ उन्होंने बहुत झगड़े किए कि आप अपनी बेटी को गवाना शुरू हो गए हो, और ये क्या म्यूज़िक। तो अब्बा ने कहा देखें, ये मेरी बेटी है,
मैं जानूँ और ये जाने, आपका इसमें आप मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़रा माँ बाप का अपने बच्चों से ताल्लुक़ होता है ना, तो वो इतना अग्रेसिव इस मामले में हुए कि उन्होंने अपने भाई को भी मना किया कि आपने नहीं बात करनी इस हवाले से। और फिर एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे सिंध की महताब चन्ना साहिबा, वो हमारे लिए रोल मॉडल थी पूरी फैमिली के लिए, कि उन्होंने बहुत इज़्ज़त बनाई, बहुत इज़्ज़त कमाई अपने एजुकेशन के हवाले से। माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी खातून है, और जिस तरह वो मीडिया में रहीं, वो हमारे लिए बड़ा ही एक सिंबल होता है ना कि नज़र आता है कि जी ये शख्सियत ऐसी हैं कि जब इन्होंने इज़्ज़त के साथ अपने नाम को लेकर चली हैं, तो क्यों ना अब्बा ने फिर उन्हें देखते हुए ना हिम्मत की थी कि कोई नहीं, मेरी बेटी भी इंशाल्लाह इस फील्ड में अगर आई है तो इज़्ज़त आबरू के साथ ही अपने आप को, अपनी फैमिली को लेकर चलेगी। तो ये मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं दुनिया में जिन्हें आप देख के हिम्मत आपको आती है कि नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, और अपना आप अच्छा होना चाहिए, करना होना चाहिए, बिल्कुल। अपना आप अच्छा। मेरा जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ रिसर्च भी है, क्या ये मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत से सॉन्ग्स को, बहुत से गानों को ठुकराया है क्योंकि आपको शायरी नागवार गुजरी है गाने पे? बिल्कुल। जब बहुत ज़्यादा काम होता था पंजाबी फ़िल्मों का भी, अब तो वो दौर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो लोग देखे हैं, वो बड़े असातिज़ा देखे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो एक दौर बीच में ऐसा आया कि जब शायरी गलत किस्म की होना शुरू हो गई, और उन्हीं दिनों में ज़ाहिर मैं काम कर रही थी, लेकिन जब एक सॉन्ग गाने का मुझे मौका मिल रहा था और वो शायरी अच्छी नहीं थी, तो मेरी अम्मी मेरे साथ, अब्बा भी साथ होते थे। तो उस दिन अब्बा साथ नहीं थे, सिर्फ अम्मी मेरे साथ रिकॉर्डिंग में गई हुई थी। तो जब पोइट्री मेरे सामने आई और अम्मी ने कहा कि ये क्या शायरी है भाई, तो जो मौसीक़ार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाभी कहते थे मेरी अम्मी को, भाभी कोई गल नहीं, वो पिक्चराइज थोड़ी करवा रही हो, तो हीरोइन तो पिक्चराइज होएगा, तो गान दो बच्ची नो ना। मैंने कहा नहीं, ये मेरे घर में भी सुनेंगे, ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि आपकी बेटी क्या अल्फाज अदा कर रही है। तो फिर अम्मी ने कहा नहीं, हमने नहीं करना बेटा, आप उतारो। मैंने वो हेडफोन पहना हुआ, मैं माइक पे खड़ी हुई, कहा नहीं बेटा इसके अल्फाज अच्छे नहीं हैं, हमने नहीं गाना, आपने नहीं गाना। मैंने कहा ठीक है अम्मा। मैंने हेडफोन उतारा, हम लोग घर चले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद किसी आर्टिस्ट को उन्होंने बुलाया, वो गाना करे, किसी को उनको एतराज़ नहीं हुआ। देखिए आपने कोई चीज़ नहीं करनी है तो मना कर सकते हैं, आगे होना ना होना वो उनकी मर्ज़ी। मैंने मना किया, हम घर चले गए, वो अप्रिशिएट बहुत हुई वो बात। और यूसुफ खान साहब हमारे, अल्लाह उन्हें भी खलीक़ रहमत करे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। सेकंड डे मेरी एक और रिकॉर्डिंग थी, मैं जब वहाँ गई, मैं इसे थोड़ा डिटेल्स के साथ बता रही हूँ ताकि ये वो चीज़ें हैं कि जो अब तक मेरा ख्याल है सामने नहीं आए, तो मैं डिटेल्स के साथ बता रही हूँ। हम भी पूछना चाह रहे हैं ऐसे वाक़यात जो कि हमने आपके इंटरव्यूज़ भी बहुत कम देखे हैं। जी हाँ, तो आज इसलिए कहा कि आपसे कुछ आपकी ज़ुबानी सुने। जी बिल्कुल, तो मेरी भी ख्वाहिश और कोशिश है कि मैं आपको डिटेल्स के साथ सब बातें बताऊँ। तो सेकंड डे जब हम लोग दोबारा स्टूडियो गए, तो यूसुफ खान साहब बैठे हुए थे अपने ऑफिस के बाहर। तो हम लोग आगे चले गए, तो मुझे ना आवाज़ दी पीछे से कि बेटा। मैं मुड़ के देखा तो यूसुफ खान साहब, मैं कहा जी अंकल जी कैसे हैं, क्या हाल है। हम लोग मुलाकात तो ज़ाहिर होती रहती थी, पर मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि कोई तो ऐसा ख़ानदान या कोई ऐसी बच्ची आई है और जिसने उस चीज़ को, उस गलत शायरी को रिजेक्ट किया है कि जी मैंने ये नहीं गाना, और छोड़ के चले गए, और आपने बहुत अच्छा किया। तो मुझे और हौसला हुआ कि चलें अच्छी बात है, लेकिन अब जो कुछ उसके बाद होता रहा है वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं हुआ। यहाँ से हम शुरू करेंगे जो आज का सिनेरियो है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, शायरी के ऊपर बात करेंगे। व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हुमैरा चन्ना ने हमें ज्वाइन किया है, हमारी मेहमान ख़ास हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा चन्ना साहिबा हमारे साथ है, पाकिस्तान की लेजेंड, पाकिस्तान की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी है और मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हुमैरा जी, मुझे ये बताइएगा कि फ़िल्म की अगर हम बात करें तो बहुत नामवर सितारों के ऊपर आपका हमेशा से प्लेबैक सिंगिंग है। हम मीरा की बात करें, रेशम की बात करें, रीमा की बात करें, हाँ जी, तो ये नाम जो है सारे फेरिस्त हैं। बिल्कुल। तो अब
जो है फिल्म्स के ऊपर क्या हो रहा है और इस वक्त मौसीकी कहाँ प्लेस हो रही है? अच्छा, मूवीज़ तो मेरा ख्याल है नहीं, इतना काम नहीं हो रहा फिल्म के हवाले से। कोई इक्का दुक्का पंजाबी बन जाए तो मेरा ख्याल है वो। बाकी इंडस्ट्री अब शिफ्ट भी हो गई कराची, और जो मूवीज़ के सॉन्ग्स का एक लगता है ना कि एक फिल्म का गाना है, वो अब नहीं लगता। वो लगता है किसी ड्रामे का गाना है या किसी सीरियल का गाना है। फिल्म का गाना जो पहले दौर होता था ना, वो गाने होते थे। वो चाहे किसी भी सिंगर के रहे, हमारे बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स, बड़े नाम कमाया उन्होंने बहुत काम किया, और उनकी आवाज़ और उनका जो स्टाइल होता था ना, वो लगता था कि एक फ़िल्मी गाने का एक साउंड है। तो अब थोड़ा सा ये मुझे डिफरेंस ये लगता है कि अब मूवीज़ का गाना नहीं लगता, सीरियल्स या ड्रामे का गाना लगता है। और क्योंकि फिल्म्स बनती नहीं है तो इतना वो मूवीज़ का काम भी नहीं है। तो ताल्लुक हैदराबाद से था, हाँ। सिंध से था, सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और एकदम से पंजाबी गाना फिल्म्स के लिए गाना, ये क्या मुश्किल टास्क नहीं था आपके लिए? नहीं, क्योंकि उर्दू ज़्यादा गाना पड़ता था, और पंजाबी मैं जब स्टार्ट किया ना तो थोड़ा सा पंजाबी सॉन्ग से स्टार्ट। एक मेरा गाना था बहुत अच्छा जो मैंने रीडू किया था, असां जान के मीट लिया अख भी, तो पंजाबी सॉन्ग था। और हम लोग ज़ाहिर सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन पंजाबी मुझे इतनी इसलिए भी अच्छी मेरा एक्सेंट अच्छा रहा कि मेरी नानी पंजाबी थी, तो घर में पंजाबी बातचीत होने की वजह से ना मेरा अच्छा रहा, वो बोल चाल अच्छी रही, बचपन की याद बचपन की। थी हाँ उनके जी, साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो बस अब फिल्म्स का तो कोई सीन मुझे नज़र नहीं आता कि अल्लाह करे बने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अब बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हुई है। ऐसे लोग आएँ कि जो फिर से हमारी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएं और काम हो। और बहुत सारे लोग ऐसे जो टेक्नीशियंस थे, उनको काम ना मिलने की वजह से बहुत सारे घर भी मतलब वो हुए। बिल्कुल, ब्रेड एंड बटर नहीं कमा सकते बिल्कुल। अपना। ऐसा ही है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करें तो उनके साथ आपके बहुत से डुएट्स हैं। हाँ जी। उनके साथ कुछ याद, कुछ सिनेरियो शेयर करें। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये भी रही, और मैं बहुत प्राउड भी फील करती हूँ कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ मुझे एक इंडियन फिल्म में बैकग्राउंड में गाने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मौका दिया और डुएट भी अपने साथ किया। वो पहला डुएट था जो पाकिस्तान में खान साहब ने मेरे साथ किया था। उसके बाद फिर हमारी लेजेंड बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट नूरजहां जी, उनके साथ 2 डुएट्स किए। बिल्कुल, बहुत वो डुएट्स बहुत ही कमाल के रहे, और उनकी कॉपी भी इंडिया ने की। तो सांवरे के हवाले से मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब रही कि सांवरे बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा गाया गया। खान साहब के साथ मुझे मौका मिला ना, मैं डर रही थी कि माशाल्लाह एक बड़ा नाम और क्लासिकल के हवाले से और जो भी उन्होंने काम किया उस हवाले से ज़ाहिर बहुत कदावर शख्सियत है, लेकिन वो इतने पोलाइट और इतने मासूम और इतना उनका अंदाज़ इतना अच्छा। सब जो उनके साथ जिन्होंने मुलाकात की होगी वाकई मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई खान साहब बहुत मासूम थे और इतना प्यार शफ़क़त से वो पेश आते थे। और मुझे बहुत ही, मैं समझती हूँ कि सांवरे गा के अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में वो गाना जो है ना, मेरे कैरियर का बड़ा अच्छा बड़ा ब्रेक थ्रू था। अगर 2 बोल आपसे कहूँ मैं, आप गुनगुना दें तो रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, ज़रूर सांवरे का सुना दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, माइक प्लीज। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तेरे बिन जिया जाए ना, याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए, याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं राहत हारी, बिरहा की मारी देखूं
राहत हारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तेरे बिन जिया जाए ना। वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। लाइव सुन के ना एक अजीब सी एक ना गूज बम्स एक फीलिंग होती है, जो अगर बैकडेटेड टेप या उसमें सुनो, जी। कैसेट्स में सुनो, डिस्क पे सुनो, या वो डिफरेंट जी फीलिंग होती जी है। बिल्कुल, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हैदराबाद से लाहौर का सफ़र कब हुआ, कब आप लाहौर मुकीम हुई और अभी भी लाहौर में जी 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 90s में जब मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना मौके बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, और टैलेंट का जो एक टैलेंट को यूज़ करने का जो एक एरा था ना, वो दौर था कि आजकल तो कोई टैलेंट है तो कोशिश नहीं की जाती कि इसे हम आगे लेके आएँ, इसे प्लेटफॉर्म दें, लेकिन वो दौर ऐसा था कि हर मौसीक़ार, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर कोशिश करते थे कि इस आवाज़ को या इस आर्टिस्ट को मौका दिया जाए, और ताकि ये आगे आए और अपने फ़न का मुज़ाहरा करे, अपने टैलेंट का इजहार करे। तो मुझे मौके बहुत अच्छे अच्छे मिले, और क्योंकि फिर वो दौर था कि बार बार आना जाना, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, इसलिए मूव कर लिया मैंने। सारी अब्बा ने, फैमिली हाँ अब्बा फिर लेके आ गए थे यहाँ पे। आ गए थे, तो अब तो इंडस्ट्री वापस वहाँ मूव कर गई है। हाँ। अब होता नहीं कि मैं वापस जाऊँ या कराची सेटल हो जाऊँ या हैदराबाद वापस जाऊँ, नहीं, नहीं, आना जाना तो लगा रहता है, लगा रहता है। फैमिली है वहाँ पे, लेकिन अब ये नहीं सोच कि वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत अगर मैं आपको कहूँ तो थोड़ा सा ज़रूर बना दें। ज़रूर। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वाह वाह, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये भी एक वन ऑफ द, कहते हैं ना कि मोस्ट जी लाइकेबल सॉन्ग था, बिल्कुल बहुत पसंद किया जाता था। बिल्कुल। और फिर माशाल्लाह मैडम नूरजहां जी ने जी, गाया हुआ ये नज़्म, और फैज़ अहमद फैज़ साहब की तो वो शायरी थी, जी बिल्कुल। बहुत ही। हुमैरा जी, आपसे भी बहुत कुछ सुनना भी है, ज़रूर। दिल चाह रहा है। इतनी एक मज़ेदार किस्म की जो बैठक है, वो आपसे मौका मिला है मुझे बैठने का आपके पास, तो यहाँ लेते हैं व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग।
आज खूबसूरत आवाज़ का जादू आपने बहुत शुक्रिया। फिल्म इंडस्ट्री पे इतने साल जगाए रखा। और कहते हैं ना कि सुना है मैंने एक बात कि मैग्नेटिक टेप के ऊपर जब आवाज़ रिकॉर्ड होती थी, हाँ। तो उसके बाद जो ऑप्टिकल तरीके से आवाज़ चेंज होती थी, तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पेश होती थी, ऐसा ही है? जी बड़ी टेक्निकल बात की आपने। बस छोटी छोटी बातें सुनी नहीं, हुई है, तो माशाल्लाह। सोचा कि मैं आपसे जी, पूछूं। जी बिल्कुल। तो हम थोड़ी सी बातें कर लें, थोड़ी सी ज़रूर बैठ के, ज़रूर बात ज़रूर करें ज़रूर। सिलसिला। जाइए। मुझे थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आइए, बताएं आइए। कि फिल्म इंडस्ट्री जो थी हम्म। उस पे आपने बहुत, कहते हैं ना कि राज किया। बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स के ऊपर गाने जो है वो पिक्चराइज हुए हैं। हाँ जी, उसमें से मीरा, रीमा, रेशम जो है वो हाँ, सारे फहरिस्त हाँ, हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो आवाज़ होती थी, होता नहीं था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर ने कहा हो कि आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट, मीरा के ऊपर डिफरेंट बोलें, रीमा जी के ऊपर डिफरेंट ज़रा करें और रेशम जी के ऊपर थोड़ा डिफरेंट आप गाएं? जी, कभी जी। ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा होता था। और ये जो वोकल्स को चेंज करके गाने का एक फ़न होता है कि आप अपने टोन को किस तरह यूटिलाइज़ करते हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में था वो कि मैं चेंज कर लेती थी थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा तो ज़ाहिर है। एक तो होता है रगी में गाना, एक होता है थोड़ा सा जोर लगा के गाना। सीने का गाना होता है, रगी का गाना होता है। ये थोड़ी टेक्निकल बातें कर रही हूँ ताकि वो वही जो डिटेल्स की बात मैंने आपसे की थी, तो मैं कर लेती थी, वो कुछ चेंज कर लेती थी। और हमारे बहुत ही अच्छे मौसीक़ार थे वाजिद अली नाशाद साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके काम में वर्सटैलिटी होती थी कि वो मुझे हमेशा कोशिश करते थे कि तुम ना थोड़ा चेंज करके गाओ, और वो फिर अंदाज़ बताते थे कि इस तरह गाओ। तो ये भी हर मौसीक़ार नहीं बताता कि आपने इस गा के नहीं बताता। बहुत मुश्किल रहा उसको अडॉप्ट करना कि एक तो रेफरेंस मिल जाता है ना, बिल्कुल। कि आप इस तरह बना के गाओ, हाँ। तो मैं गा लेती थी। तो लेकिन कुछ अपने टाइप से भी कर लेती थी, तो मैनेज हो जाता था। गाने हो जाते थे। तो आप कुछ, अगर हम रीमा जी की बात करें, हाँ जी। वैसे भी आपकी बहुत अच्छी माँ बड़ी अच्छी दोस्ती है और आपके साथ भी बहुत बहनों की उनके तरह। साथ, तो उनके कोई फेमस गाना आपने गाया उन पे? हाँ, बहुत सारे उनके मुझे तो बहुत सारे गाने थे। एक था फिल्म मिस इस्तांबुल का गाना, जो कि बहुत मकबूल रहा और बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है और रीमा को बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, मैं सुनाती हूँ आपको। ला 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 डी 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 ला 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 ला। ये जो 4 दिनों का साथ है, तुतुरु तुरुरु तुतुरु तुरु, इत्तेफाक की बात है। ये जो 4 दिनों का साथ है, तुतुरु तुरुरु तुतुरु तुरु, इत्तेफाक की बात है। कल तू कहाँ जाने मैं कहाँ, रह जाएंगे बस यादों के निशान। 4 दिनों का साथ है, तुतुरु तुरुरु तुतुरु तुरु, इत्तेफाक की बात है। ये जो ला 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 ला, ये जो। वाह वाह वाह। मुझे याद है मूवी, बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल दिमाग में आ गई मेरी। बिल्कुल Okay, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रीमा वाला बहुत ही हिट रहा और माशाल्लाह बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद। पर्सनली बहुत पसंद जी, है। पसंद। और ये ऐसे कुछ गाने ना, तो वो आपकी हमेशा याद में रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इनके बोल बहुत डिफरेंट होते हैं, उनको गाया बहुत डिफरेंट तरीके से बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। अगर हम मीरा जी की बात करें, जी, मीरा जी की मीरा जी तो वैसे खुद भी बहुत बहुत कुछ गाती ये हैं। क्या बात है, बिल्कुल अच्छी आर्टिस्ट है। जी। मुझे वो गाने के पूरे बोल याद नहीं, लेकिन उसमें उनका नाम था आज मीरा नाचेगी, तो वो उस हवाले से मैं ज़रूर पेश करती हूँ। आज मीरा नाचेगी, आज मीरा नाचेगी, नाचेगी, आज मीरा नाचेगी, आज मीरा नाचेगी, नाचेगी, आज मीरा नाचेगी। ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, तो मुझे मैडम शमी मारा की फिल्म थी,
तो बड़ा मुझे याद आ गया कि मुझे उन्होंने कहा कि क्योंकि एक उसी टाइम पे मतलब रीमा जी के साथ भी मैडम काम कर रही थी, मीरा जी के साथ भी कर रही थी, रेशम के साथ उनका मेरा ख्याल रेशम मारा जी ने नहीं काम, मेरा ख्याल है। तो क्योंकि ज़्यादा मैंने गाने रीमा जी के लिए जी कर रही जी, थी, जी, तो मैं कहने कि ये ना इसमें ज़रा सा आवाज़ चेंज करनी है आपने। मैं कहा जी चेंज मीरा पे है ना ये गाना। और वो उस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी जी जब किसी गाने की किसी फिल्म की मुहूर्त होती थी तो वो ओपनिंग सेरेमनी में एक गाना रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये ओपनिंग का गाना था। तो बहुत ही उस दिन माशाल्लाह मीरा जी भी तशरीफ़ लाई हुई थी। बड़ा अच्छा एक माहौल और मज़ेदार वो यादें हैं उस दिन के हवाले से। हमें भी लॉलीवुड की सारी यादें हमारी ताज़ा हो रही हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो और रेशम जी को भी कुछ हमें हाँ रेशम गुनगुना के सुना। जी 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 बिल्कुल। एक फिल्म थी संगम, संगम, संगम तो सैयद नूर साहब, सही नूर साहब की बिल्कुल। तो उसका एक गाना था प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा। ये भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ा बहुत हिट था। अमेजिंग, बहुत खूब। वो कह रहे हैं कि वो सारी रिकॉल हो रही है, हम Recall- बॉलीवुड को रिकॉल कर रहे हैं बिल्कुल बैठ बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे ये बताएं हुमैरा जी कि आपने सबसे ज़्यादा किस कंपोज़र को गाया है? इस कंपोज़र को गाया मैंने वजाहत अतर साहब को और वाजिद अली नाशाद साहब सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा गाया। और अगर शायरी की बात की जाए, पोइट्री लिरिक्स की बात की, सबसे ज़्यादा किसके लिरिक्स को आपने समझा है कि मैं अच्छा गा सकती हूँ? ख्वाजा परवेज़ साहब बहुत अच्छा लिखते थे, तो उनका ही मतलब ज़्यादा काम रहा। सैयद गिलानी साहब थे, लेकिन ख्वाजा परवेज़ साहब सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। आपके टूर्स, आपके कॉन्सर्ट्स पूरी दुनिया में होते हैं और लोग आज भी अगर जहाँ लॉलीवुड का नाम हो वहाँ सबसे आपका ज़्यादा नाम आपका आता है। और आपके आने वाले टूर्स कौन से हैं, इसके बारे में हम पूछेंगे आपसे। व्यूअर्स, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारा और हुमैरा जी साहिबा का सेशन। और हुमैरा जी ने स्पेशली आज ट्रिब्यूट दिया लॉलीवुड को। तो बड़े अरसे के बाद ना एक वो जो याद, सिनेमा की जो याद है वो ताज़ा हो गई है। यानी नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं, ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं। हर बार दूर जाके सदाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न दो।
खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मुझे इस जो आपने भी गाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किसको ट्रिब्यूट दिया आपने? जी मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट था और ये अहमद फराज साहब की गज़ल अच्छा, हाँ जी। उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखी। मेरा जी वहाँ हमारी मॉडल आइए। हैं, वो अच्छा। तकरीबन तैयार हो गई हैं ओके और मुतीबा जो है वो उन्होंने उनका मेकओवर किया है। ओके। तो ये कि हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप इधर खड़ी हुई हैं, मैं ज़रा उस तरफ आती हूँ। आज हाँ, आप इधर मैं कोई आज- मत, आप ठीक इधर है, खड़ी हैं आज। जी। तो मुतीबा आप थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दें। हमने जो अपनी बिल्कुल- समर लुक क्रिएट की समर है। लुक क्रिएट किया, बिल्कुल सिंपल सा एंड ब्राइट सा मेकअप किया हमने, बहुत ज़्यादा केकी बेस भी नहीं लगाई और बहुत ब्राइट कलर्स के साथ हम लोगों ने इनका पूरा मेकओवर किया है। जो समर्स में कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, ऑफिस जाती हैं, वो बहुत अच्छे आपने से लाइनर नहीं makeup यूज़ करते हैं। किया? लाइनर लगा के उसको अच्छी तरह Blend कर मर्ज दिया कर है। दिया, स्मर्ज कर दिया है ताकि वो एक जो लाइन खींची होती है वो अच्छी नहीं लगती है, नहीं लगती। तो मर्जिंग में अच्छा लगता है। तो देखिए हमने बिल्कुल न्यूड सी, लाइट सी, नो मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा। लग रहा है। बहुत मेरा जी मेकअप आप खुद करती हैं अपना? हाँ खुद भी करती हूँ और कुछ 2-3 बच्चे हैं जो बड़ा अच्छा मेकअप करते हैं मुझे। और बालों की भी आपने बहुत बालों को सी- बहुत अच्छा हल्का सा की हमने है। कर्ल्स, लाइट सा कर्ल्स किया है, लूज से रखे हैं ताकि हल्की फुल्की लोग। मुतीबा जो आपको लोग देख रहे हैं और जी। जो आपके पास आना चाहते हैं, तो आपका कहाँ स्टूडियो है? बिल्कुल मेरा जौहर टाउन में स्टूडियो है, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मुतीबा सैलून एंड स्टूडियो के नाम से, तो बिल्कुल उधर विज़िट करें, मुझे इनबॉक्स करें और मैं एड्रेस वगैरह सारा वहाँ पे डिटेल में। व्यूअर्स आपने देखा होगा कि सनसेट जो वेडिंग्स हैं या सनसेट इवेंट्स हैं जो गर्मियों के मौसम में आते हैं, तो उनके लिए हमने जो लुक क्रिएट की है, ट्यूटोरियल दिया, वो इसलिए दिया ताकि आप लोगों को घर में आसानी हो और ज़रूरी नहीं कि आप पार्लर्स का रुख करें और भागें। नॉर्मल सा एक कलर का अच्छा जोड़ा पहन के, लाइक दिस वार्डरोब इज़ बाय हिना सलमान, लाइक माय वार्डरोब, कि मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हूँ बिसाइड्स होस्ट, तो उसके लिए आप ये लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा जी थोड़ा सा किचन की तरफ जी चलिए। आइए अगर आप आइए आइए मैं आइए। पूछना चाह रही हूँ कि आप एक तो सिंधियों की डिशेस बड़ी अच्छी हाँ। होती है। पल्ला हाँ। मछली जो है मशहूर मारूफ डिश है, हैदराबाद में मिलती है। बिल्कुल जो सिंधी बिरयानी हो सिंधी गई बिरयानी और भी बहुत सी डिशेस हैं। और थोड़ा सा बताएं डिशेस के बारे में, किचन के बारे में बताएं। सब्जियां हैं वहाँ पे, बेहे बहुत अच्छा मैंने खाई सुना इसके बारे जी। में। वो सब्जी में ना सुराख होते हैं तो वो देखने में अजीब सी लगती है, लेकिन आप बोले बिल्कुल। जी जी हम्म। तो वो बहुत मज़ेदार होती अच्छा, है। और बुसरी एक मीठी रोटी की तरह होती है और उसमें असली घी के साथ उसे बना के ऊपर शक्कर डाल दें या चीनी डाल दें तो बहुत ही बुसरी उसको कहते हैं। और पूरी निचोड़ रही होती है वो इसको घी से। क्या कहते हैं? बुसरी। बुसरी। हाँ। और सिंधी बिरयानी जैसे आपने कहा, जी। पल्ला तो ख़ास वहाँ सिंध का बड़े नामवर मछली है जो कि अब नायाब हो चुकी है, बहुत कम मिलती है। तो हमने अगर सिंधी खाने हो तो हम आपके घर आ सकते आप बिस्मिल्लाह ज़रूर आइए। हैं। और थोड़ा मिर्चें भी होंगी ज़्यादा? नहीं मिर्चें कम होती हैं। कम होती मिर्चें हैं, क्योंकि कम मैंने देखा सिंधी मिर्चें ज़्यादा खाते जी जी हैं। जी, लेकिन हम वो सिंधी कम खाते हैं मिर्ची। हाँ, बस फिर हम आपका घर का रुख करेंगे और हम खाएंगे भी। और जो हमारे सिंधी, हमारी जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि वहाँ लोग बहुत बसते हैं और वहाँ लोग देख रहे हैं, हुमैरा जन्ना जी हमारे साथ हैं। और हुमैरा जन्ना जी, आपसे थोड़ी सी सिंधी भी मैंने सुननी है ज़रूर। मगर उससे पहले मैं नाजिश को कहूँगी। हाँ, नाजिश, प्लीज़। थोड़ा सा आप बताएं आपने क्या बनाया है हमारे किचन में, आज क्या बना है? अच्छा, तो आज हमने बनाए हैं चिकन स्टेक, सोटे वेजिटेबल, साथ में मैश पोटैटो। चिकन स्टेक के लिए मैंने क्या किया, मैंने चिकन लिया, उसको मैंने मैरिनेट किया। मैरिनेट करना इसको बहुत आसान है। आपने मस्टर्ड पेस्ट लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ठीक है, उसको अच्छे से मैरिनेट करके आपने उसको रख देना। आपने उसको ओवरनाइट रखना है। उसके बाद आपने कोई भी पैन लेना है, चाहे आप ग्रिल पैन ले लें, चाहे जो आपके घर में पैन नॉर्मल, आप उसको थोड़ा हीट अप करके, जब वो हीट अप होगा फिर आपने उसके ऊपर चिकन डालना है। और जब चिकन का एक साइड से कलर चेंज हो गया जाएगा तो फिर आपने उसको चिकन को उल्टा देना ताकि वो दूसरी तरफ से कुक हो गए। उस वजह से इसका ये कलर थोड़ा गोल्डन सा आएगा। रेसिपी तो आपने पूछ ली, जी तो हम खाने लेकिन ज़रूर आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ सुना दें। ज़रूर ज़रूर। मैं पंजाबी एक सॉन्ग बड़ा दिल चाह रहा कि मैं आपको सुनाऊं, बिल्कुल ऐसा अभी ही है। रिलीज़ हुआ। थैंक यू सो मच हुमैरा जी, आप आई और आपने रौनक लगाई हमारे शो में। और इसी तरह आते रहें और चार इंशाल्लाह। चांद लगाते रहें, मगर हमें कुछ सुनाएं। जी ज़रूर, मैं बिल्कुल एक पंजाबी सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ तो मैं पेश करती हूँ।